गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जयपुर डिवीज़न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट 56 नंबर क्वेश्चन में। डीवी इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ। तो यहीं पर देखिए, डीवी डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है, किसके साथ फिट होता है या किसके साथ माउंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा CPB, कॉमन पाइप ब्रैकेट। ये होता है इसका फुल फॉर्म, कॉमन पाइप ब्रैकेट। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट का दोनों एंड में एक एक डिवाइस फिट होता है, जो कि एक साइड में डीवी फिट होगा, तो इसका दूसरा साइड में CR फिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, और दूसरा एंड में कंट्रोल रिजर्वर माउंट होता है। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बक्सन वैगन इज। तो यहीं पर देखिए डायमीटर पूछ रहे हैं, बक्सन वैगन में जो ब्रेक सिलेंडर फिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 355 mm। अगर इंच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंच, जो कि एक के संख्या में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BVZC ब्रेक वैन इज। यहीं पर देखिए BVZC जो कि 4 व्हीलर एक ब्रेक वैन है, तो इसमें ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 305 mm हो जाएगा, जो कि इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 इंच एक के संख्या में ये फिट होता है ब्रेक सिलेंडर। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन एन एयर ब्रेक वैगन एक्सेप्ट ब्रेक वैन। तो यहीं पर देखिए कैपेसिटी पूछ रहा है ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर का, एयर ब्रेक गुड्स वैगन के लिए, वो भी ब्रेक वैन को छोड़ के। तो ये कंडीशन में इसका जो सही आंसर होगा ये 100 लीटर हो जाएगा, 100 लीटर। बाकी हम लोग देखेंगे BVZI ब्रेक वैन, जो कि एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और इसमें ICF बोगी फिट होता है, तो इसका एयर का कैपेसिटी 200 लीटर। BVCM ये भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें मॉडिफाइड कैशन ऑफ ट्रॉली फिट होता है और इसका एयर का कैपेसिटी 100 लीटर। थर्ड वर्सन में चलते हैं, BVZC 4 व्हीलर ब्रेक वैन, जिसमें UIC ट्रॉली फिट होता है, तो इसका एयर का कैपेसिटी 75 लीटर। इन एन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट आर टाइटेंड विथ। तो कोचिंग हो या वैगन स्टॉक हो, जब भी एयर ब्रेक रिलेटेड हम लोग कुछ काम करते हैं जिसमें आप लोग का थ्रेडेड जॉइंट रहता है, जिसको टाइट करेंगे, नट बोल्ट या कोई भी कपलिंग थ्रेडेड जॉइंट का टाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेफलॉन टेप। तो मैक्सिमम ये आप लोग का रोल होकर रहेगा और वाइट कलर में रहता है टेफलॉन टेप। इसके माध्यम से ही एयर ब्रेक सिस्टम में जो भी जॉइंट से इसको टाइट करेंगे, पहले टेफलॉन टेप यूज करेंगे, इसके बाद प्रॉपर आप लोग का स्पानर का माध्यम से इसको टाइट करेंगे। मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन E इन SAV इन गुड स्टॉक व्हाइल लीविंग द यार्ड इज। तो यहीं पर देखिए E डायमेंशन पूछा है, यहीं पर पूछा है E डायमेंशन पूछा है। जब भी यार्ड छोड़ते हुए कोई भी गुड स्टॉक का यहीं पर मिनिमम परमिसिबल E डायमेंशन देखेंगे, तो यहीं पर ऑप्शन में पहले चलते हैं, स्लैग एडजस्टर बैरल में जो E डायमेंशन रहेगा, जो कि कोई भी एक गुड्स वैगन का यार्ड छोड़ते हुए इसका मिनिमम आप लोग का मिनिमम साइज पूछा है, जो कि आप लोग का मिनिमम यहीं पर E डायमेंशन पूछा है, यहीं पर पूछा है E डायमेंशन।
तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा 555 mm। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि आप लोग का जो ई डायमेंशन है, ये ई डायमेंशन होता क्या है। तो ये आप लोग का प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड और स्पिंडल में जो मार्क रहेगा, मार्क ऑन दिस स्पिंडल, इसी बीच का जो दूरी या डिस्टेंस रहेगा इसको ई डायमेंशन बोलेंगे। प्रोटेक्टर ट्यूब एंड, ऐसे भी का प्रोटेक्टर ट्यूब एंड या प्रोटेक्शन ट्यूब एंड, और जो स्पिंडल या स्क्रू रड में एक आप लोग का मार्क रहेगा, इसके बीच में जो दूरी या डायमेंशन को हम लोग बोलेंगे ई डायमेंशन बोलेंगे, ई डायमेंशन। और ये ई डायमेंशन होता कितना है, ये 555 से 575 mm। What is the nominal thickness of elastomeric pad of केशनफ बोगी। केशनफ बोगी में देखिए ईएम पैड, इलास्टोमेरिक पैड का नॉमिनल थिकनेस या नया थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 46 mm होता है। और ये कंडमनिंग कितने में होगा, ये हो जाएगा, ये न्यू साइज है, और कंडमनिंग साइज जो है ये 42 mm है। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ द पेडेस्टल जॉ इन केशनफ बोगी। केशनफ बोगी में पेडेस्टल जॉ का वेयर लिमिट पूछा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। वेयर लिमिट केशनफ बोगी के लिए आप लोग का पेडेस्टल जॉ के लिए ये 4 mm। वेयर लिमिट ऑफ बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर लिमिट पूछा है बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लॉक का केशनफ बोगी के लिए, ये 3 mm हो जाएगा। ग्रॉस लोड ऑफ बक्सन वागन, बक्सन वागन का ग्रॉस लोड, रिपीटेड क्वेश्चन, 81.28 टन। इसके साथ साथ इसका टीआर देख लीजिए, टीआर वेट 22.47 टन। और इसका जो कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड, इसमें कितना लोड हम लोग दे सकते हैं, कितना भार इसमें दे सकते हैं, तो ये 58.81 टन। दोनों को प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ग्रॉस लोड ये आ जाएगा 81.28 टन। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक। तो यहीं पर कलर कोड पूछा है डीवी के लिए, जो कि एयर ब्रेक गुड स्टॉक के लिए, तो ये हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। तो ये एयर ब्रेक कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा होता है कलर कोडिंग, तो ये ग्रीन कलर हो जाता है। कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयरबैग वागन, एयरबैग गुड्स वागन के लिए कंट्रोल रड का डायमीटर 32 mm। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन, बक्सन वागन का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है एम्प्टी कंडीशन में 85 ± 10 mm। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक बक्सन वागन के लिए 130 ± 10 mm। पिस्टन स्ट्रोक इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ बॉबियन वागन, बॉबियन वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक पूछा है एम्प्टी कंडीशन में, जो कि एक हॉपर वागन होता है, और इसमें मैक्सिमम बैलेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है, गिट्टी ट्रांसपोर्ट होता है बॉबियन वागन। तो इसका एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ± 10 mm, 100 ± 10 mm। ये अगर लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता है, लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक, तो ये कितना होता है 110 ± 10 mm। What time relaxation of period has been given in empty box wagon for sending for POJ। तो यहीं पर देखिए एम्प्टी बक्सन वागन होगा, इसको पीओज भेजेंगे, वार्सा को भेजेंगे पीरियोडिकल ओवरऑलिंग के लिए। तो एम्प्टी कंडीशन में रहेगा तो हम लोग बिफोर
30 डेज इसको व्हाट्सएप को भेज सकते हैं। तो ये टाइम लिमिट हो जाएगा बिफोर 30 डेज। अगर खाली कंडीशन में है तो बिफोर 30 डेज। ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए। अगर लोडेड कंडीशन में रहेगा, किसी कारण अगर लोडेड कंडीशन में है, तो इसके लिए भी ग्रेस पीरियड दिया गया है कि आफ्टर 30 डेज इसको पीओच के लिए आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप को। हु इज द करेंटली पोस्टेड एज चेयरमैन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हो जाएंगे सतीश कुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म एज पेनल्टी अंडर DAR 1968? तो 1968 डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत आप लोग का कौन सा जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन, इसमें से ये जो आप लोग का पेनल्टी या दंड में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देख लीजिए। जैसे कि वार्निंग हो गया या सस्पेंशन हो गया, ये दोनों पेनल्टी दंड में नहीं आता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा ये सस्पेंशन होगा। इसके साथ साथ और एक वार्निंग भी रहता है। सस्पेंशन, निलंबन या वार्निंग, जो कि आप लोग का वार्निंग दिया जाता है या सस्पेंशन होता है, ये आप लोग का पेनल्टी में आता नहीं है। What do we call the process in which no exchange of heat energy take place between the gas and the surroundings? तो यहीं पर देखिए आप लोग का ये फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें आप लोग का नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, यहीं पर हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन किस का बीच में, गैस और सराउंडिंग का बीच में, यहीं पर हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। इसी प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एज पर फैक्ट्री एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हैजार्डस सब्सटेंस? कारखाना अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति खतरनाक पदार्थों के लिए जिम्मेदार होगी? तो यहीं पर जो कमेटी होगा जो कि हैजार्डस सब्सटेंस या खतरनाक पदार्थों के लिए ये जिम्मेदार होगा, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, ये हो जाएगा साइट अप्रेजल कमेटी। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, साइट अप्रेजल कमेटी। Which of the following can classified as the atmospheric oxide? तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है? तो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या होता है? ये आप लोग का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड होता है ये आइदर आप लोग का एसिड और बेस, ये आप लोग का एसिड और बेस हो सकता है, जो कि आप लोग का केमिकल रिएक्शन में आप लोग का जो द ऑक्साइड व्हिच एक्ट्स एज आइदर एसिड और बेस इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आप लोग का जो केमिकल रिएक्शन में एसिड और बेस के रूप में ये काम कर सकता है। तो इसी प्रकार का ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, जो कि यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड होगा, जो कि इसका केमिकल जो फार्मूला है ZnO। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। गैल्वानाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इन व्हिच ए थिन लेयर ऑफ।
तो कोई भी बेस मेटल में ऐसा एक मेटल आप लोग का इसमें इसका ऊपर लेयर देंगे, जिसके चलते आप लोग का रस्टिंग नहीं होगा या इसमें आप लोग का रस्ट लगेगा नहीं। तो इसके लिए जो आप लोग का प्रोसेस होगा वो आप लोग का गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है। तो बेस मेटल के ऊपर कौन सा ऐसा एक मटेरियल देंगे जिसके चलते आप लोग का यहीं पर रस्टेड नहीं होगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा जिंक हो जाएगा। जिंक का कोटिंग देंगे और जिंक का कोटिंग जो लेयर देते हैं, इस प्रकार का प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन मेथड बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यहीं पर देखिए जो टाइम हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसका यूनिट टाइम का कौन सा यूनिट नहीं है। तो यहीं पर आवर्स ये तो टाइम का यूनिट है, मिनट्स भी टाइम का यूनिट से, ये आप लोग का मंथ ये भी आप लोग का टाइम का यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये लाइट ईयर्स जो है ये आप लोग का यूनिट होगा नहीं, लाइट ईयर। तो ये किसका यूनिट होगा, ये हो जाएगा आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। लाइट ईयर जो होगा आलोक वर्ष, ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, जिसको कि खगोलीय दूरी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द सेम हाइट देन द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर thus obtained टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो यहीं पर देखिए एक आप लोग का सिलेंडर दिया गया है। तो सिलेंडर में आप लोग का जो रेडियस है ये हाफ हो जाता है। तो लेकिन यहीं पर जो हाइट होगा ये आप लोग का सेम रहेगा, समान रहेगा हाइट, खाली रेडियस में चेंज होगा जो कि रेडियस हाफ हो जाएगा। ये कंडीशन में जो नया आप लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा उसके साथ साथ ओरिजिनल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इसका बीच में अनुपात या रेशो कितना होगा। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये आर रेडियस है, एच जो है हाइट है, और जैसे कि पाई का वैल्यू 22.22/7 होता है, 3.14। तो यहीं पर वॉल्यूम जो दिया गया है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कंडीशन में खाली आप लोग का रेडियस जो है ये आप लोग का हाफ आर हो गया है या ये r/2 है। तो ये कंडीशन में जो आप लोग का सिलेंडर का नया वॉल्यूम निकलेगा प्लस ओरिजिनल जो सिलेंडर का वॉल्यूम के साथ यहीं पर रेशो पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू एच बराबर आप लोग का पाई r/2 स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का बीच में रेशो निकालेंगे। तो टोटल आप लोग ये कट जाने के बाद ये देखिए ये यहीं पर ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस बीच में रेशो 1:4, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई कट जाएगा, एच कट जाएगा, ये आप लोग का r/2 जो होगा ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और यहीं पर आप लोग का ये 2 है नीचे आएगा। तो इस हिसाब से इसका जो स्क्वायर होगा 4 होगा, वो तो ये हो जाएगा 1/4 या 1:4। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। द मेजर लॉस इन एसआई इंजन इज ड्यू टू। तो यहीं पर देखिए जो एसआई इंजन होता है तो इसमें आप लोग का मेजर जो लॉस होगा ये आप लोग का मेजर जो लॉस होगा किसके चलते होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो यहीं पर आप लोग का स्पेसिफिक हीट में
और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसमें वेरिएशन या चेंजेस होगा या उतार चढ़ाव होगा। इसके चलते ही जो आप लोग का एसआई इंजन रहता है इसमें आप लोग का मेजर लॉस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हिच फ्यूल इज यूज्ड इन स्पार्क प्लग फिटेड इन इंटरनल कम्बशन इंजन। यहाँ पर देखिए आईसी इंजन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्यूल यूज करेंगे जो कि आप लोग का स्पार्कर में जो फिट होता है, आप लोग का आईसी इंजन में स्पार्क प्लग फिट होता है, इसमें आप लोग का फ्यूल जो यूज होगा ये क्या फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, कोल। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा पेट्रोल। ये आईसी इंजन के लिए, इंटरनल कम्बशन इंजन के लिए स्पार्क प्लग फिटेड रहेगा और इसमें जो आप लोग का फ्यूल यूज होगा पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है। शी सिंग्स डेस ब्यूटीफुली दैट एवरी वन एंजॉय हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर सिंपल ये हो जाएगा शी सिंग्स सो वेल सो ब्यूटीफुल दैट एवरी वन एंजॉय हर परफॉर्मेंस। ये हो जाएगा यहीं पर आप लोग का सही आंसर ये हो जाएगा शी सिंग्स डेस ब्यूटीफुली दैट एवरी वन एंजॉय हर परफॉर्मेंस। तो ये हो जाएगा शी सिंग्स सो ब्यूटीफुली दैट एवरी वन एंजॉय हर परफॉर्मेंस। The occupier of a factory under the Factory Act 1948 is required to appointed a welfare officer where number of workers employed are। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है इसके तहत, फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कोई भी आप लोग का फैक्ट्री में, कारखाना में अगर कितना कर्मचारी काम करते हैं, ये कंडीशन में आप लोग को एक वेलफेयर ऑफिसर का नियुक्ति होना चाहिए। तो यहीं पर ये आप लोग का जो कल्याण अधिकारी का नियुक्ति के लिए जो कारखाना में कितने श्रमिक या कर्मचारी या एम्प्लॉय काम करने से इनका अपॉइंटमेंट होगा, तो ये हो जाएगा मोर देन हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा मोर देन 500 हो जाएगा। तो इसके साथ साथ भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डाटा इसके रिलेटेड देख लेते हैं। तो जो भी कारखाना में कर्मचारी संख्या कितना होंगे, इसके चलते आप लोग का क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए 1948 के तहत। तो पहले देखेंगे क्रीचे का फैसिलिटी। जिसको कि शिशु पालन गृह, जो भी महिला कर्मचारी काम करते हैं तो उनका जो छोटे बच्चे रहेंगे शिशु पालन पोषण के लिए, देखभाल के लिए, तो इसके लिए शिशु पालन गृह रहेगा, क्रीचे रहेगा। अगर कोई भी कारखाना में 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी काम करते हैं, इनके लिए यही फैसिलिटी होना चाहिए। 30 या 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी काम करेंगे तो क्रीचे का फैसिलिटी कारखाना में, फैक्ट्री में होना चाहिए एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके बाद देखेंगे कैंटीन का फैसिलिटी। तो कैंटीन का फैसिलिटी अगर कोई भी कारखाना में 250 से ऊपर काम करते हैं कर्मचारी तो ये होना जरूरी है कैंटीन का फैसिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। तो एक कारखाना में जैसे भी हेल्थ सेंटर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर चाहिए। इसके साथ साथ जो अभी क्वेश्चन में आया हुआ है वेलफेयर इंस्पेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर का नियुक्ति होना चाहिए। और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जिसमें आप लोग का माइनर जो भी ट्रीटमेंट होगा तो इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में किया जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फैसिलिटी होगा अगर कारखाना में 500 या आप लोग का 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर कोई भी कारखाना में 1000 से ज़्यादा, 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो ये कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये सब डाटा आप लोग ज़रूर याद रखें।
नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ वेदर प्रमोशन ऑफ ए रेलवे स्टाफ विल बी अफेक्टेड। तो यहीं पर देखिए, जब भी आप लोग का कोई भी रेलवे कर्मचारी का पास पीटीओ आप लोग का बंद किया जाता है, तो ये कंडीशन में जो स्टाफ का प्रमोशन में यहीं पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जब भी कोई रेलवे कर्मचारी का पास पीटीओ बंद हो जाता है, ये कंडीशन में इसका प्रमोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो यहीं पर प्रमोशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर सरफेस। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर सरफेस। तो ये भी फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका खाली आंसर जान लीजिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ऑप्शन डी के साथ चलिए, सेक्शन 52 ऑफ फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी हॉलीडे फॉर द होल डे इन। तो यहीं पर देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 52 के अंतर्गत अगर आप लोग का हॉलीडे एक दिन दिया जाएगा, होल डे वर्किंग, कितना वर्किंग करने के बाद आप लोग का एक हफ्ता 7 डेज वर्किंग करने के बाद 6 डेज वर्किंग करने के बाद आप लोग का एक दिन का रेस्ट होना चाहिए। तो सेक्शन 52 फैक्ट्री एक्ट यही बोल रहा है कि आप लोग का एक हॉलीडे आप लोग का रहेगा एक हफ्ता काम करने के बाद। तो ऑप्शन आप लोग का ए के साथ चलिए, सेक्शन 52 ऑफ फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी हॉलीडे फॉर द होल डे इन ए वीक। हफ्ता में एक दिन आप लोग का हॉलीडे होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज डेस कंपेयर टू हेलोजन। यहीं पर देखिए हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी है ये आप लोग का हेलोजन का कंपैरिजन में ये आप लोग का ज़्यादा है या कम है या जीरो है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर जो हेलोजन दिया गया है, हेलोजन, तो जब भी आप लोग का पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो हेलोजन ग्रुप है ये आप लोग का ग्रुप 17 में ये आप लोग का आता है पीरियोडिक टेबल का। तो यहीं पर जो हेलोजन आप लोग का ग्रुप का जो एलिमेंट है ये आप लोग का जब भी आप लोग का कोई मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आप लोग का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो है हेलोजन ग्रुप का ये आप लोग का नॉन मेटालिक ये एलिमेंट है जो कि आप लोग का जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आप लोग का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज डेस कंपेयर टू हेलोजन। तो ये कितना होगा आप लोग का, हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी होगा हेलोजन से ये कम होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। यहीं पर देखिए एक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, तो इसी प्रकार का बॉन्ड को क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। ये बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एट इक्विलिब्रियम एट। तो यहीं पर देखिए एक जो आप लोग का बॉडी है जो कि इसका मोशन जो है ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो ये आप लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो कौन सा पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम आप लोग का होगा, इसका जो मोशन है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो पकड़ लीजिए एक आप लोग का ऑब्जेक्ट जो है ये SHM में चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है। तो कौन सा पोजीशन में ये आप लोग का इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है।
तो जैसे कि ये आप लोग का ऑब्जेक्ट है, इसका ए पोजीशन है, बी पोजीशन है और ओ पोजीशन है, ये देख लीजिए। तो ये जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, जो कि सेंटर या मीन पोजीशन है, ये कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट जो रहेगा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा मीन पोजीशन में ही ये आप लोग का जो इसका मोशन होगा इक्विलिब्रियम होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। विद द इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, यहीं पर देखिए अगर प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है इसका कॉस्ट हम लोग बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आप लोग का ब्रेकडाउन कॉस्ट जो होगा ये घट जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जितना बढ़िया होगा उसी हिसाब से आप लोग का मशीन का कम से कम ब्रेकडाउन होगा। तो यहीं पर आप लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ब्रेकडाउन जो मेंटेनेंस होगा इसमें कॉस्ट घट जाएगा। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट ये डिक्रीजेस हो जाएगा, घट जाएगा। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग कर्व। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल जो पाथ यहाँ पर जो रास्ता ये तय करेगा, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग कर्व। तो ये हो जाएगा पैराबोला, जो कि ये आप लोग का इसी तरीके का शेप रहता है। A ball is at the top of ramp. It has not started rolling. What type of energy does it have? तो यहाँ पर देखिए एक बॉल जो है ये आप लोग का ढलान के ऊपर है, टॉप ऑफ ए रैंप, एक ढलान का ऊपर एक बॉल रखा गया है। इट हैज नॉट स्टार्टेड रोलिंग, ये अभी आप लोग रोलिंग हुआ नहीं है, रोलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है। तो ये कंडीशन में ये बॉल में आप लोग का किस प्रकार का एनर्जी ये इसमें रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। एक बॉल है, ढलान के ऊपर है, अभी रोल डाउन हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी रहेगा ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन फाउंड्री। फाउंड्री वर्क में ग्रीन सैंड मोल्डिंग हम लोग यूज करेंगे, तो इसका एडवांटेज, इसका सुविधा क्या होगा, तो इसमें हम लोग को लाभ क्या मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, अप्रोप्राइट फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, ये एकदम आप लोग का सही स्टेटमेंट है। यहीं पर आप लोग का जो लॉन्ग प्रोडक्शन रन के लिए ये उपयुक्त होगा, अप्रोप्राइट होगा। वेरी लो कॉस्ट प्रोसेस, यहीं पर आप लोग का जो प्रोसेस कॉस्ट होगा वेरी लो होगा, कम होगा। सैंड इज रीयूजेबल, जो ग्रीन सैंड यूज करेंगे मोल्डिंग वर्क, फाउंड्री वर्क में आप लोग का ढलाई काम में, तो ये जो सैंड होगा इसको भी रीयूज कर सकते हैं अगर ग्रीन सैंड हम लोग यूज करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स हैज जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहीं पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये अगर मूव कर रहा है, तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल है जीरो वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में इसका वैल्यू जीरो होगा, जो कि आप लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये हो जाएगा आप लोग का स्पीड या जो वेलोसिटी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम में मूव कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड या वेलोसिटी जो होगा ये आप लोग का जीरो हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज -0.4 मीटर, द लेंस इज, तो यहाँ पर फोकल लेंथ अगर -0.4 मीटर हो रहा है तो इस प्रकार का लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसके लिए आप लोग का सिंपल
एक फार्मूला है, ये भी ऑप्टिक्स या साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर देख लेते हैं। अगर यहीं पर जो फोकल लेंथ है, ये अगर पॉजिटिव होता है तो ये कंडीशन में आप लोग का जो लेंस होगा ये कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स। अगर फोकल लेंथ का वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आप लोग का आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये कंडीशन में जो लेंस होगा ये किस प्रकार का लेंस होगा, ये हो जाएगा कनकेव हो जाएगा। ये याद रखिए, फोकल लेंथ अगर प्लस में आ रहा है तो लेंस जो होगा कन्वेक्स होगा, फोकल लेंथ अगर माइनस में आ रहा है तो इसमें जो लेंस होगा कनकेव हो जाएगा। तो यहीं पर माइनस में दिया हुआ है फोकल लेंथ, तो इसी हिसाब से ये जो लेंस होगा ये कनकेव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द बिलो इज ट्रू अबाउट गुड टिम्बर। यहीं पर देखिए, अच्छी लकड़ी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो गुड टिम्बर क्या होगा, गुड टिम्बर जो होगा जिसमें जो प्रॉपर्टी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगा, यही इसी प्रकार का जो टिम्बर होगा, लकड़ी होगा, ये आप लोग का गुड होगा, अच्छा होगा। डैश फर्म इज यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर आप लोग का नॉमिनेशन के लिए, जांच अधिकारी का नामांकन के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा SF7 हो जाएगा। SF5 मेजर पेनल्टी, बड़ी सस्ती। SF1 सस्पेंशन या निलंबन। SF2 डीम सस्पेंशन। कोई भी रेलवे एम्प्लॉई अगर पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा रह जाते हैं, ये कंडीशन में उनको डीम सस्पेंशन माना जाता है, SF2 जारी किया जाता है। रेलवे सर्वेंट विथ मिनिमम डेज ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आर एंटाइटल्ड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय गिविंग द 3 months एडवांस नोटिस। यहीं पर देखिए, कोई भी रेलवे एम्प्लॉई होगा तो ये मिनिमम कितना साल सर्विस हो जाने के बाद ये VR ले सकते हैं, जो कि आप लोग का 3 month एडवांस इसको नोटिस देंगे, अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन में वो VR लेंगे। तो इनका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल होना चाहिए, ये कंडीशन में आप लोग VR वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। Which of the following is the oldest steam locomotive of India। यहीं पर देखिए, सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव पूछ रहा है जो कि इंडिया में ये यूज हुआ है, ये हो जाएगा फेरी क्वीन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, यही होगा ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव, सबसे पुराना ये भाप इंजन होगा स्टीम लोकोमोटिव, फेरी क्वीन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। CCL फॉर 730 डेज शैल बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉय फॉर। यहीं पर देखिए, जो चाइल्ड केयर लीव CCL जो कि फीमेल एम्प्लॉय के लिए 730 डेज का होता है, 730 दिन का होता है। तो ये ग्रांट आप लोग का होता है। तो क्या चीज़ के लिए ग्रांट होता है, तो आप 2 जो माइनर चिल्ड्रन रहेंगे इनका देखभाल के लिए ही CCL 730 डेज का फीमेल रेलवे कर्मचारी को ये ग्रांट होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए में है। फर्स्ट 2 माइनर चिल्ड्रन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी। वेरी इजी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था, तो 10 मई 1963 को। इन व्हिच मंथ रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे कर्मचारी के लिए जो सेंट्रल टीचिंग इंस्टीट्यूट है ये कंडक्ट कराता है आप लोग का रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन। तो ये कौन कौन सा महीना में होता है, ये होता है आप लोग का मई और नवंबर में। रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, तो 2 एग्जाम जो होता है ये एक मई में और एक नवंबर में।
व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को और 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। Which elementary हिंदी कोर्स इज प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री या प्रिलिमिनरी हिंदी कोर्स, प्रारंभिक हिंदी कोर्स केंद्रीय कर्मचारी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि प्रारंभिक होगा। शुरुआती में प्रिलिमिनरी जो कोर्स होगा ये हो जाएगा प्रबोध होगा। अभी पारंगत ऐड करने के बाद फाइनल जो हिंदी कोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा पारंगत। तो टोटल 4 आप लोग का इसमें कोर्स दिया गया है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ या प्रज्ञा या पारंगत, ऐसे आप लोग का 4 हिंदी कोर्स है। इन व्हिच ईयर पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1960 में। जो आप लोग का हिंदी सेक्शन पार्लियामेंट में ये स्थापना किया गया था 1960 में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 की संख्या में 30 मेंबर्स। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन व्हिच आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा जो अनुच्छेद आर्टिकल 343 हो जाएगा। इसी में ही राजभाषा नीति के बारे में यहीं पर लिखा गया, बोला गया है। भाग 5 का राजभाषा नीति के बारे में अनुच्छेद 343 में दिया गया है। व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा? यहीं पर देखिए प्रज्ञा एग्जाम जो पास करेंगे आप लोग इंडिविजुअल एफर्ट से, व्यक्तिगत प्रयास से, जो कि प्रज्ञा एग्जाम पास करने के लिए जो एक मुश्त राशि दिया जाता है, ये कितना होता है? ये होता है आप लोग का 2400 रुपया। इसी हिसाब से अगर प्रबोध पास कर रहे हैं 1600 रुपया लमसम अमाउंट, प्रवीण के लिए 1500 रुपया दिया जाएगा। व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधिकता क्या है? तो यहीं पर DOLIC के बारे में बोला गया है, डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में। इसका जो मीटिंग होगा इसका पीरियडिसिटी ये हो जाएगा 3 मंथ हो जाएगा, 3 महीना में एक बार, या आप लोग का 4 टाइम्स इन ए ईयर। ये क्वार्टरली बेसिस पर होता है ये आप लोग का मीटिंग DOLIC का। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जयपुर डिवीज़न जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही और एक डिवीज़न का पेपर लेके जल्द ही आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर आप लोग सही आंसर डालिए, और कम्युनिटी पेज में जाकर डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए चैनल में सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे दूसरा एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप ही लोग का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आ ही रहा है। जय हिंद दोस्तों।